सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज एन अकेडमी पर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग अपना गेट क्रैश कोर्स में लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, और आज होने वाला है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर। आइए स्टूडेंट, फटाफट आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एवरीवन। माय नेम इज अमन रस्तोगी। और बच्चों, अगर मैं आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. Also, students, I have qualified CSI NET, GATE, IIT JEM, and many other chemistry entrance exam. And my teaching experience in this field is more than 8 years. बच्चों, आज के सेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6 आज होने वाला है हमारा। ठीक है, और इसमें आज हम लोग फिनिश कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, ये एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉम्पैक्ट बट बहुत हाई क्वालिटी और बहुत यूजफुल कंटेंट हम लोग अपना पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, डिलीवर करते हैं हम आपको। ठीक है, तो चलिए इसके सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बेहतरीन बेनिफिट्स के बारे में। इफ यू आर प्रिपेयरिंग और टारगेटिंग सीएसआर नेट 2021 एज वेल एज गेट 2022, तो बच्चों आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करके अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से घर बैठे कर सकते हैं विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। क्योंकि अनअकैडमी आपको अपने सब्सक्रिप्शन प्लान में देता है डेली लाइव क्लासेस विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। प्रैक्टिस के लिए बच्चों डीपीपी असाइनमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिलते हैं। साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारी क्विजेस टेस्ट देने के मौके मिलते हैं। खूब सारे कोर्सेज, अनलिमिटेड कोर्सेज बच्चों आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। और ये सारे बेनिफिट्स बच्चों आप लोगों को मिलते हैं टोटली अनलिमिटेड अमाउंट पर, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे। बच्चों, आपने अगर अभी तक हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो जरूर इंस्टॉल करें और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके फायदा उठाएं बच्चों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी फ्री लाइव क्लासेस का, बिल्कुल ठीक सुना बच्चों आप लोगों ने, जैसे आप बच्चों यूट्यूब पर डेली फ्री लाइव क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी डेली फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिनके ढेरों बेनिफिट्स हैं। बट अगर बच्चों आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करते हैं तो आप सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही नहीं बच्चों, आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। वो भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AMAN, तो इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा 10% का डायरेक्ट ऑफ, और आपकी फीस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 10,395 रुपीज पूरे 1 ईयर की। ठीक है, और बाय अप्लाइंग कोड 2 ईयर की फीस आपकी रह जाती है 15,120। लेकिन बच्चों ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है, बिकॉज टुडे इज द 31st ऑफ दिसंबर, और आज से प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग प्लान परचेज कर सकते हैं सो दैट कि आप प्राइस हाइक से बच पाएं। तो बच्चों, अभी तक जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन, है ना। आइए बच्चों, आज के सेशन को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में शुरुआत अगर हम लोग करेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने बच्चों थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करी, तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों का स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर। आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर, उससे डिराइव होने वाले वेरियस रिलेशनशिप। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे द रिलेशंस ऑफ गिब्स एनर्जी। ठीक है, द रिलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द रिलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर बट वेरिएबल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हम एक बार एक केस पढ़ेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, टेम्परेचर वेरी करके, और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, प्रेशर वेरी करके, जिसमें हमारी इंक्लूड होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बिल्कुल ठीक सुन रहे बच्चों आप, गेट 2020 में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के ऊपर बहुत प्यारा सवाल आया था। उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम लोग फिनिश कर देंगे अपना पूरा का पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर, इसको कई बार थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स भी बोला जाता है। वट एवर इज द टर्म, मेन चीज है उसे यूज करना आना चाहिए बच्चों। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स है बच्चों, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स बनकर तैयार होता है, इसके बारे में बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स को लर्न करना और इससे डिराइव होने वाली ट्रिक्स को सीखना। बट लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, साइंस में, स्पेशली साइंस में, ठीक है, मतलब पूरी पूरी साइंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, पूरी साइंस की, कि अगर आप कभी भी कोई भी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं,
ठीक है, जिनसे आप में जिन कंसेप्ट्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिन कंसेप्ट्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जिन कंसेप्ट में कुछ आसान चीजें होती हैं, अगर उनके रिजल्ट्स को आप 100% ट्रू मान के बैठ जाएंगे हर कंडीशन में, तो ये सबसे बड़ी भूल है ना। ट्रिक, फॉर्मूले या कोई भी कंसेप्ट, बच्चे ये सारी चीजें जो होती हैं ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन के लिए वैलिड होती हैं। तो एक समझदार बच्चा वही होता है जो किसी भी ट्रिक को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज को अगर सीख रहा है तो उसकी लिमिटेशन साथ में सीखे, यानी कि वो कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिनमें वो अप्लाई किया जा सकता है, कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिनमें अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ जानने की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स को याद करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए, गुड फिजिकल केमिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी एडवांस टीचर। ये तरीका है बच्चों इसको याद करने का, यानी कि मैंने क्या ट्रिक बताई, ध्यान से समझे। गुड फिजिकल केमिस्ट, ठीक है, जो फिजिकल केमिस्ट्री सीखने वाले हमारे बेहतरीन बच्चे हैं, गुड फिजिकल केमिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी एडवांस टीचर्स। ठीक है, यानी कि जो बढ़िया फिजिकल केमिस्ट होते हैं ऑब्वियसली वो एडवांस टीचर्स से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, GPHSUAVAT, ठीक है, यानी कि गिब्स एनर्जी, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमारा ऑर्डर रहेगा और G से लेकर T तक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में हम लोग चलेंगे। अब बच्चों इससे रिलेशंस कौन कौन से निकलते हैं, सबसे पहले हम लोग रिलेशंस डिराइव करेंगे, वो रिलेशंस जो कि हमारे रिलेशंस ऑफ ऑल दी एनर्जीज हैं। अब इनमें एनर्जी कौन कौन सी है, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। सबसे पहले गिब्स एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्या याद रखना है बच्चों, इस बॉक्स को यूज करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि जो भी बॉक्स में पैरामीटर यूज हो रहा है वो अपनी एज पे प्रेजेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अपनी एज पे प्रेजेंट वेरिएबल पे, यानी कि जी डिपेंड करेगा प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो सबसे पहला रिलेशन जो हम लिखेंगे वो होगा dg इज इक्वल्स टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, पी और टी। तो सबसे पहले बच्चों लिख लो dp और ऐसे लिख लो dt, सिर्फ इतना लिखो अभी, है ना। क्या लिख लिया हमने, dg dp dt, इतना लिख लिया, जो एक ही लाइन पे प्रेजेंट है तीनों, है ना। रिलेशन किसका होगा, जो एज के सेंटर पे है ना। किन के साथ होगा, जो कॉर्नर्स पर है। अब P का रिलेशन किसके साथ है वो उसका एरो बताएगा। तो P का जो एरो है वो कहां से कनेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम से। तो P के साथ लिखो वॉल्यूम। T किससे कनेक्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, T का एरो S की तरफ से आ रहा है, बट लेकिन हम यहां पर dt लिखा है ना, तो T से किधर की तरफ जाएंगे, एंट्रोपी की तरफ, लेकिन ये तो एरो के उल्टे डायरेक्शन में। अरे टी से एंट्रोपी तो एरो के उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि एरो तो इधर की तरफ आ रहा है, एरो का डायरेक्शन क्या है, टेल टू हेड, लेकिन टी से एंट्रोपी एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस का एस। क्या कहा बच्चों मैंने, अगर एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस का, और एरो के अपोजिट जाएंगे तो माइनस का, है ना। चलो देखो अब इसी तरीके से दूसरा रिलेशन निकालते हैं, समझ में आने लग जाएगा, बहुत ईजी है। अब पकड़ो एंथैल्पी को, एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे डीएच, फिर लिखोगे डीएस, फिर लिखोगे डीपी, लिखोगे, है ना। अब देखो डीएस कहां जा रहा है, एस, एस जो तुमने लिख दिया उससे कनेक्टिविटी देखो एरो के डायरेक्शन में, तो एस का सीधा एरो जा रहा है टी तक और एरो की डायरेक्शन में, यानी कि प्लस का टी। और पी वॉल्यूम तक जा रहा है एरो के डायरेक्शन में, यानी कि प्लस का वी, खत्म। यानी कि यहां दोनों साइन प्लस के आएंगे, यानी कि टीडीएस प्लस वीडीपी। तीसरा देखो, तीसरा, तीसरा अगर देखते हो आप डी यू, क्या देखते हो बेटा जी, डी यू, तो यू किस पे डिपेंड करेगा, यू डिपेंड करेगा एस और वी पर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी, एस और वी। तो डी यू इज इक्वल टू डी एस और डी वी लिखो। अब एस से टी पे लेगा तो प्लस का टी। अब वॉल्यूम से प्रेशर देखो, एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, वॉल्यूम है ना, एरो के उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस का टी। ठीक, उसके बाद चौथा और लास्ट रिलेशन किसका, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पर। ठीक है,
अब टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, डीए, डीए, डीए इज इक्वल टू, अब dt और dv पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, dt और dv पर। अब अगर ये dt और dv पे डिपेंड कर रहा है, dt और dv पे, तो बहुत ध्यान से देखो कि वॉल्यूम से प्रेशर उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस का पी, सॉरी माइनस का पी यहां पर, और टेम्परेचर से एंट्रोपी उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस का एस, यानी कि यहां दोनों साइन किसके आ जाएंगे, माइनस के। तो बच्चों ये चार रिलेशन आप लोगों के पास निकल कर आए थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इन सारे रिलेशंस को आप नोट कर लो, फिर इनके ऊपर हम जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, है ना। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, ये सारी चीजें तो हर कोई आपको सिखा देगा, मैक्सिमम टीचर्स ये आप लोगों को मिलेंगे जो सिखाते हैं इन बातों को, लेकिन एक नोट जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत ही कम लोग बताते हैं, और मैंने तो जनरली देखा है कोई बताता ही नहीं आसानी से। वो नोट क्या है, नोट ये है कि ऑल द रिलेशंस derived from thermodynamics box are applicable, क्या लिखोगे, आर एप्लीकेबल, सारे रिलेशन जो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स से आते हैं बच्चों, सारे रिलेशन जो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स से आते हैं वो कब एप्लीकेबल होते हैं, आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रोसेस इज only when the process is reversible and the system is of constant composition। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, ये सारे रिलेशन, ऑल रिलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स, जितने भी रिलेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स से डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होंगे जब प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है, और जो आपका सिस्टम होगा वो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का होगा। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, अब समझो, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है, देखो प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हुआ तो ये ऊपर वाले रिलेशन नहीं लगेंगे, याद रखना। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन सेम। ठीक है, और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, ठीक है, बल्कि आप मोल फ्रैक्शन को याद ना रखकर मेरी राय में एक बात याद रख लो बस, छोड़ो, बस एक बात याद रख लो कि सिस्टम होना चाहिए कैसा, नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग प्लस क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सिस्टम यानी कि ना तो मैटर अंदर आए ना बाहर जाए, सिर्फ एनर्जी आ जा सकती है। और नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन ना चल रही हो, तब ये सारे रिलेशन वैलिड है, एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो कैसे, देखो एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें समझाता हूं। आप लोगों ने अभी अभी लिखा बॉक्स से कि du इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, यही तो रिलेशन लिखा है। अब आप सब जानते हो कि du बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है ना, और du इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस मैं यहां पर लिखूंगा माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी, ये भी फॉर्मूला होता है, आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है ना। अब ये जो डेल क्यू है, अगर ये डेल क्यू रिवर्सिबल होगी तभी तो आप इसकी जगह टीडीएस लिख सकते हो, और अगर ये रिवर्सिबल हो गया प्रोसेस तो पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल, तब आप पीडीवी लिख सकते हो। अरे भाई एक बात बताओ, आपको मालूम नहीं है मैंने डीएस का रिलेशन क्या बताया, आपको बताया मैंने डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्या बताया, डीएस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बताया है।
ठीक है, तो जो ds है वो डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो डेल क्यू रिवर्सिबल ही सिर्फ बराबर हो सकता है टीडीएस के, है ना। जो आपका डेल क्यू इरिवर्सिबल है ना, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू टीडीएस, ये टीडीएस के बराबर नहीं हो सकता। क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अनुसार ये टीडीएस के बराबर नहीं हो सकता, ये इवन टीडीएस से छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। तो अब आपने डेल क्यू की जगह टीडीएस लिख कैसे दिया? तभी तो लिख सकते हो जब ये क्यू रिवर्सिबल हो। और पी एक्सटर्नल डीवी की जगह पीडीवी आप तभी तो लिख सकते हो जब आपका प्रेशर इंटरनल हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर कब होता है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। यानी कि यहां से यहां रेस रिलेशन को लिखना है तो सिर्फ तभी संभव है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। अगर इरिवर्सिबल हुआ तो आप डेल क्यू को टीडीएस नहीं लिख सकते और आप वर्क डन को माइनस पीडीवी नहीं लिख सकते, पी एक्सटर्नल डीवी ही लिखना पड़ेगा। समझ गए ना बात? तो आपका ये जो रिलेशन है ये आ ही तब रहा है जब प्रोसेस कैसे बच्चों रिवर्सिबल है ना, सिंपलेस्ट केस के अकॉर्डिंग। ये एक प्रूफ था ये चीज दिखाने के लिए कि ये सिर्फ रिवर्सिबल कंडीशंस में ही लगेंगे। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर कई बारी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एस बाय डेल वी, सॉरी डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस। कांस्टेंट एस पर डेल यू बाय डेल वी किसके बराबर होगा, है ना। अब इस वाले रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को देखो। अगर डेल एस, एस कांस्टेंट है, देखो एस कांस्टेंट है तो डेल एस जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, है ना। डीवी डीयू के नीचे चला जाएगा तो ये किसके बराबर बच जाएगा? माइनस पी के बराबर। ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इसी तरीके से। देखो और एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से ही। अगर मैं आपसे पूछ लूं डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी बताओ, ठीक है। अब की बार कांस्टेंट क्या है? वी कांस्टेंट है, तो माइनस पीडीवी वाली टर्म जीरो हो गई, है ना। तो ये किसके बराबर बच गया? ये बराबर बच गया टी के, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो गेट ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से दिए गए रिलेशन में से एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिलेशन को कौन दर्शा रहा है ना। तो आपको ऐसे रिलेशंस को वहां पर अप्लाई करना है। इसी तरीके से और भी किसी भी क्वेश्चन के लिए बच्चों आप लोग ये चीज निकाल सकते हो। जैसे आपका डीएच है ना, तो डीएच आपका किसके बराबर था? टीडीएस प्लस वीडीपी के बराबर था या नहीं था? टीडीएस प्लस वीडीपी। अब अगर ये टीडीएस प्लस वीडीपी और कोई आपसे पूछ ले भैया डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस बताओ किसके बराबर होगा? डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस किसके बराबर होगा? तो देखो डेल एच, अब कांस्टेंट क्या चीज है? एस, एस कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, और डीपी नीचे चला गया, है ना, तो ये किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम के। सिमिलरली डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी पूछ लूं तो अब की बार पी जीरो हो जाएगा और एस नीचे चला जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? टी के बराबर आ जाएगा। सो अगेन इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ प्रेशर। साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से बच्चों किसी भी एनर्जी के पैरामीटर में आपसे ये सारी चीजें बहुत आराम से पूछी जा सकती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे होगे आप सब लोग इस बात को, है ना। चलिए, ये सब बातें आप लोगों ने आई होप मेंशन कर ली होंगी। अब इसके आगे बच्चों बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक कंसेप्ट और देखेंगे कि अब हम लोग निकालते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। ठीक है, अब हम लोग कुछ निकालेंगे मैक्सवेल रिलेशंस। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया, मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स था ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ रिलेशंस निकालेंगे। देखो, उन रिलेशंस को निकालने के लिए, उन रिलेशन को निकालने के लिए आप ये बॉक्स बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स। और थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स में अब स्पेशल चीज क्या रहेगी? थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स में अब स्पेशल चीज क्या रहेगी? अब आपकी स्पेशल चीज रहेगी ये। ठीक है, अब आप जी एच ए और यू को भूल जाओ सिर्फ पी एस वी टी लिखोगे आप, है ना। अब इन रिलेशंस को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? चारों में से कोई भी एक पैरामीटर को चूज करो। क्या कहा बच्चों मैंने? ध्यान से सुने। चारों में से कोई भी एक पैरामीटर को चूज करो। मैंने अपने मन से चूज कर लिया प्रेशर को। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने किसको चूज करा? प्रेशर को चूज करा है। अब अगर मैं प्रेशर को चूज कर रहा हूं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप प्रेशर से क्लॉकवाइज जाओगे
तीसरे पैरामीटर यानी कि वॉल्यूम तक। प्रेशर से तीसरा कौन है? वॉल्यूम। ठीक है, और आप कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले P है, उसके बाद T है, और सबसे लास्ट में V है। है ना? तो यानी कि डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V, डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V, देखो P T V, डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V गए। इसके बाद जो चौथा वेरिएबल अब बच गया, क्या हुआ? जो चौथा वेरिएबल बच गया उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगेन तीसरे वेरिएबल तक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गई, हुई या नहीं हुई? दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? पहले से तीसरा वेरिएबल, तो अगेन डेल एस सबसे पहले, बाय डेल वी उसके बाद, और एट कांस्टेंट टी सबसे लास्ट में। ये दोनों इक्वल होंगे, बट अभी साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान रखने के लिए क्या चेक करते हैं? सबसे पहला वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, सबसे पहला और तीसरा, सबसे पहला और तीसरा चेक करते हैं, पहला और तीसरा। अब देखो पहला है प्रेशर और तीसरा था वॉल्यूम। क्या प्रेशर से वॉल्यूम आप एरो के डायरेक्शन में गए? यस, एरो के डायरेक्शन में गए, तो प्लस साइन। फिर यहां पर सबसे पहला कौन है? एंट्रोपी, और तीसरा कौन है? टेम्परेचर। एंट्रोपी, टेम्परेचर, पहले से तीसरा क्या एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो? एंट्रोपी टू टेम्परेचर, एंट्रोपी टू टेम्परेचर, एरो के डायरेक्शन में। यस, बिल्कुल ठीक बात है, तो प्लस का साइन, यानी कि इन दोनों में प्लस का साइन लगेगा। पहला तीसरा का रिलेशन देखना है। ये हो गया पहला मैक्सवेल रिलेशन, समझ आया? है ना? इसके बाद बच्चों, इसके बाद एक और रिलेशन मैं अब आपको निकालना सिखाता हूं, क्योंकि टोटल निकलेंगे चार रिलेशन, चार पैरामीटर है ना, चार निकलेंगे। अब जैसे पी से शुरुआत करी थी, अब पी के बाद आ जाओ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर से शुरुआत करो, बिल्कुल वही रूल, क्लॉकवाइज तीसरे पैरामीटर तक, अब पहुंचोगे एंट्रोपी तक। तो डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, टी वी एस, बच कौन गया? प्रेशर। प्रेशर बच गया। प्रेशर से कहां तक जाना है? कौन सी डायरेक्शन में जाना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ और तीसरे पैरामीटर तक जाओ, ये गए, है ना? अब तीसरे पैरामीटर तक, यानी कि डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी हुआ, दोनों को इक्वल कर दो। अब किसकी बारी आई? साइन की। तो पहला और तीसरा वेरिएबल चेक करो, पहला और तीसरा, टेम्परेचर से एंट्रोपी, टेम्परेचर से एंट्रोपी, टेम्परेचर से एंट्रोपी, उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगाओ। प्रेशर से वॉल्यूम, पहला और तीसरा, प्रेशर से वॉल्यूम, प्रेशर से वॉल्यूम, एरो के डायरेक्शन में, तो प्लस साइन रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो मैं इसको माइनस साइन को इधर भी लिख सकता हूं ऐसे, या इधर भी लिख सकता हूं ऐसे, वट एवर इट इज। बोलो बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दो रिलेशन मैंने निकाल दिए। अब तीसरा और चौथा रिलेशन आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालोगे? टेम्परेचर के बाद अब चूज करो वॉल्यूम को। किसको चूज करोगे भाई? अब चूज करो वॉल्यूम, और शुरुआत करो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम से लेकर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तीसरे वेरिएबल तक, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तीसरे वेरिएबल तक, वॉल्यूम से लेकर प्रेशर तक, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तीसरे, ठीक है? ओ सॉरी, सॉरी, क्लॉकवाइज जाओ तीसरे वेरिएबल तक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज जाओ तीसरे वेरिएबल तक। उसके बाद कौन बच जाएगा? टेम्परेचर बच जाएगा। टेम्परेचर से एंटी क्लॉकवाइज जाना तीसरे वेरिएबल तक, इस तरीके से, है ना? ये काम करो और जल्दी जल्दी रिलेशन नंबर 3 और रिलेशन नंबर 4 निकालो। 2 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से सभी लोग निकालिए, देन मैं फाइनल रिलेशंस निकाल के कंफर्म करके आपको आंसर बताऊंगा। पहले आप लोग करो, क्योंकि खुद से निकालोगे तभी सीखोगे। ये वो चीजें हैं, ये वो रिलेशंस हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। कम ऑन, डू इट एवरीवन, जल्दी करो, करो करो।
कीजिए बच्चों कीजिए। आई होप आप लोगों ने रिलेशन निकाले होंगे बच्चों। देखो, अब ये वाला रिलेशन कैसे आया होगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया। देखो इस रिलेशन को देखो, शुरुआत हमने कहां से करी थी? वॉल्यूम से करी थी। तो वॉल्यूम से हम कैसे गए? डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी, ऐसे ही गए थे। वी एस पी। उसके बाद टेम्परेचर बच गया था, तो टेम्परेचर से पी मतलब टी पी एस, तो डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस। इक्वेट कर दीजिए। साइन चेक करते हैं, पहला तीसरा, पहला तीसरा। तो वॉल्यूम से प्रेशर, वॉल्यूम से प्रेशर उल्टे डायरेक्शन में माइनस साइन। टेम्परेचर से एंट्रोपी, टेम्परेचर से एंट्रोपी उल्टे डायरेक्शन में माइनस साइन। तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, यानी कि बोथ साइड प्लस साइन आ जाएगा, बोथ साइड प्लस साइन आ जाएगा। आई होप यही रिलेशन आया होगा। अब बच्चों, अब बच्चों चौथा रिलेशन, चौथा बचा। ठीक है, एक बार फिर से पूरा का पूरा जो बॉक्स है उसे प्लॉट कर लेते हैं, सो दैट कि क्लियर व्यू आए, कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखो ये आ गया, है ना। अब बच्चों यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारा बच गया था एंट्रोपी, है ना। अब एंट्रोपी से आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी से आगे बढ़ेंगे तो तीसरे पैरामीटर यानी कि टेम्परेचर तक जाइए। मींस डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। उसके बाद बच गया वॉल्यूम, तो अब तीसरे पैरामीटर तक यानी कि प्रेशर तक जाओ, यानी कि डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, है ना। दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद पहला और तीसरा चेक करो, पहला और तीसरा। पहला कौन है? एंट्रोपी से टेम्परेचर, एंट्रोपी से टेम्परेचर प्लस का साइन। फिर वॉल्यूम से प्रेशर, वॉल्यूम से प्रेशर माइनस का साइन। ठीक है, ये आ गए। तो अब अगर देखें, अब अगर देखें तो चारों रिलेशन ये रहे। कोई भी बच्चा अपने चारों रिलेशंस को कंपेयर कर सकता है। ठीक है, दीज आर दी फोर रिलेशंस। ये हमारे फोर रिलेशंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगेन बच्चों मैं नोट करके यहां पे फिर कहूंगा, अगेन मैं नोट करके कहूंगा, क्योंकि ये बॉक्स की हेल्प से आए हैं। तो अगेन दीज रिलेशंस आर एप्लीकेबल, दीज रिलेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एंड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बच्चों ये थोड़े से स्लो पेस पे आप लोगों को सीधे समझा रहा हूं, सो दैट कि ये एक एक रिलेशन आपको याद रहे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन पे क्वेश्चन ज्यादातर मिलता ही मिलता है, इसलिए ये चीजें आपको सिखा रहा हूं वन बाय वन। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इनका महत्व बहुत है, इसलिए इन चीजों को आप लोग खूब अच्छे से सीखें, है ना। चलिए, अब ये मतलब ये समझ लो कि इस बॉक्स के रिलेशंस को सीख लिया ना, तो एग्जाम में तुमने अपने थोड़े से नंबर तो एकदम पक्के कर लिए, मिनिमम एक मैक्सिमम दो। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, तो कम से कम 1 या 2 नंबर तो तुमने पक्के कर लिए, क्योंकि इन पर बेस्ड कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है पेपर में, है ना बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे, आगे अगर बढ़ेंगे, तो ये थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स से आने वाले रिलेशन हुए, है ना। अब इन रिलेशंस को इस्तेमाल करके हम और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। मेन ये हमारे 8 रिलेशंस है जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार बच्चे ये चीज पूछी जाती है, कई बार ये चीज पूछी जाती है कि हमारे पास ये जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशंस हमारे यूज होते हैं, तो आप इनको कहीं भी किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि कहां अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये वाला रिलेशन आप देख रहे हो, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, एक आइडियल गैस के लिए डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू बताओ। एक आइडियल गैस के लिए डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू बताओ। अब आप क्या करोगे भाई? आइडियल गैस के लिए ये एंट्रोपी कहां से लेकर आओगे, है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझें।
आपने देखा कि यार ये डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी जानी पहचानी चीज लग रही है, तो आपने दिमाग लगाया, ऊपर देखा ये रिलेशन हमने लिखा अपने पास फिर से, और आपने देखा अरे डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी तो बराबर होता है माइनस का डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी के, ये तो इसके बराबर होता है वीटीपी। तो आइडियल गैस में मुझे वीटीपी तो मिल जाएगा, लेकिन पीएसटी कहां से मिलेगा, एस तो नहीं मिलेगा। तो हमने दिमाग ये लगाया, अगर हम डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू निकाल लें तो मुझे डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी भी मिल जाएगा। तो हमने तुरंत लिखा पीवी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है ना, इसलिए पीवी बराबर आर टी एन 1 हो गया। तो यहां से हम लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू लिखी, वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, है ना। और वॉल्यूम को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब अगर पी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है तो आर अपॉन पी तो ऐसे ही आ गया। टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो वो 1 हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया आर बाय पी के, है ना। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी किसके बराबर आ गया, माइनस का आर बाय पी के। अब वो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे भी देता कि मान लो प्रेशर की वैल्यू लेट से 1 एटीएम है, तो बताओ डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी कितने के बराबर हो जाता, तो आर की वैल्यू भी आप लीटर एटीएम में पुट कर देते हो, बोल देते 0.0821। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता। या फिर डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, क्योंकि पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो, अब और आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर आए हुए कई कई सारे क्वेश्चन आए हैं इस पे प्रीवियस ईयर में। देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पहले सीखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं साइक्लिक रूल। क्या बोलते हैं बेटा जी, साइक्लिक रूल। क्या होता है साइक्लिक रूल, आइए देखिए। साइक्लिक रूल बच्चों हमारा क्या होता है, साइक्लिक रूल क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है, ठीक है, रूल है, जो कि कैलकुलस में मैथमेटिक्स में आता है। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल जिसका एग्जिस्ट करता हो, कोई ऐसा फंक्शन जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता हो, यानी कि स्टेट फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर वो एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है और वो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो इन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है। तो एक्स वाई और जेड, इनमें हम एक साइकिल चलाते हैं इस तरीके से, ऐसे देखो, एरो का डायरेक्शन देखना ध्यान से, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि डेल एक्स बाय डेल वाई एट कांस्टेंट जेड, देखो एक्स वाई जेड, अगर एक्स से शुरू करा तो वाई, फिर जेड, एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद शुरू करेंगे वाई से, तो डेल वाई, तो वाई जेड एक्स, तो डेल वाई बाय डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स, फिर शुरू करेंगे जेड से, तो जेड एक्स वाई, डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, ये बराबर होना चाहिए -1 के। दिस इज साइक्लिक रूल, बहुत सिंपल है बच्चों, ये होता है साइक्लिक रूल। यानी कि अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कोई स्टेट फंक्शन है और वो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो जिन तीन पैरामीटर्स पर बच्चों वो डिपेंड करेगा, जिन तीन पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करेगा, उन तीन पैरामीटर्स के बीच में इस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये रिलेशन जनरली किसके बीच में होता है बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके बीच में। एंट्रोपी भी एक फैक्टर है, बट जनरली देखा जाता है पी, टी और वी के बीच में। तो अगर साइक्लिक रूल पी टी वी पे लगाया जाए तो देखो पी, टी और वी, साइकिल बना दो, है ना। क्या बनेगा रूल, देखो डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, फिर डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी, फिर डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू -1। बना या नहीं बना, देखो आप खुद देखो, पी से शुरू करा पी टी वी, पी टी वी, फिर टी से शुरू करा टी, टी वी पी, तो देखो टी वी पी, फिर वी से शुरू करा वी पी टी, तो देखो वी पी टी इज इक्वल टू -1। दिस इज नोन एज साइक्लिक रूल। ये क्या होता है बच्चों, दिस इज नोन एज साइक्लिक रूल। ये होता है हमारा साइक्लिक रूल विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, इन केस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैस, जहां पर हम लोग इनको लगाते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना जरूर आना चाहिए, ठीक है। इसे आप चाहो तो आइडियल गैस के लिए वेरीफाई भी कर सकते हो बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन पर अप्लाई करके देखो, है ना, कैसे वेरीफाई करोगे, इस फैक्टर की वैल्यू निकालना,
फिर इस फैक्टर की वैल्यू निकालना, फिर इस फैक्टर की वैल्यू निकालना आइडियल गैस के लिए, पीवी बराबर एनआरटी रखकर, ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो देखना आप ये -1 के बराबर आएगा, डेफिनेटली -1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो इतनी सारी हमने थ्योरी पढ़ी है इन पर बेस्ड देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो जो हम अब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उनको देखते हैं बच्चों। गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, वो कराता हूं आपको। वेट अ मिनट बच्चों, क्वेश्चन थोड़े ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये सवाल देखो, नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को करिए, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको मतलब मैच दी फॉलोइंग है और ऑप्शंस दिए हुए कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठ रहा है, बट लेकिन ये देखो कॉलम 1 में पी क्यू आर एस है, लेकिन कॉलम 2 में 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ए माइनस एस टी माइनस पी एच वी सब कुछ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से निकालें, बहुत ध्यान से निकालें, चीजों को करो, करो एवरीवन, करना है, सबको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने किया होगा बच्चों ये सवाल सॉल्व। देखो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशंस की जरूरत है। किसकी? एक तो लिख लीजिए डी यू का रिलेशन, है ना, जो कि होता है टीडीएस माइनस पीडीवी, है ना, और एक लिख लो बच्चों डी जी का रिलेशन, वीडीपी माइनस एसडीटी। ये दो रिलेशन लिख लो। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना है डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी। बहुत ध्यान से देखना, डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी। तो देखो v को कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म जीरो, और ds नीचे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू टी। ये t के बराबर आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना। इसके बाद डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट है, अभी निकालना भी सिखाया था पीछे, तो डेल यू और इस किसे कांस्टेंट रखना है? डेल एस को। तो अब ये टर्म जीरो, डेल वी नीचे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस पी के बराबर। फिर जी में देखो, डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो टी कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो, डीपी नीचे तो ये किसके बराबर आ गया? वी के। सिमिलरली डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, तो अब की बार पी कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म जीरो, तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस एस के। ये किसके बराबर आ गया? माइनस एस के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम लोग देखें तो भाई पी का तो हो गया थर्ड, है ना, क्यू का हो गया फोर्थ, आर का हो गया सिक्स, और एस का हो गया टू।
ठीक है, तो बस अब कंपेयर कर दो, P का थर्ड, Q का फोर्थ, R का सिक्स्थ और S का सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? क्लियर है ये सवाल? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए और आगे बढ़े और करते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एवरीवन। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, इसमें आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशंस करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, दिस इज अ एमएसक्यू क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं बच्चों, गेट में एमएसक्यू क्वेश्चन आने की इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि गेट ने खुद इस बात को इस बार अनाउंस किया है ऑफिशियली कि एमएसक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। एमएसक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस इज और आर करेक्ट। अब आपको ये रिलेशन देखकर साफ पता लग रहा होगा बच्चों, दीज आर मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस हैं ये, है ना? तो ऊपर मैक्सवेल रिलेशन लिखे हैं, कंपेयर कर लो, तुम्हारे नोटबुक में लिखे हुए हैं सारे, और फटाफट एक 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, फटाफट चेक करो कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है बस, गलती से भी प्लस माइनस साइन मत भूल जाना, वरना सब गड़बड़ी हो जाएगी। कम ऑन एवरीवन। डन एवरीवन, आई होप आप सब लोगों ने किया होगा। देखो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बॉक्स बनाना है, खटाक से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, देर मत लगाना, ऐसे ही फटाफट बॉक्स बनाना। ठीक है, और आप लोग जानते ही हो, ये हमारे पास आ गया। तो देखो चेक करो जल्दी से, टीवीएस, टीवीएस, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, डेल टी बाय, अब चलो ऐसी डायरेक्टली देखते हैं, टीवीएस यही होना चाहिए, और पीएसवी, क्या पीएसवी, तो टीवीएस हम ऐसे गए इस डायरेक्शन में, पीएसवी हम ऐसे गए। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, बस एक दूसरे का अपोजिट, अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज आना है, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में क्लॉकवाइज आना है, ऐसे याद रखो। अब बस क्या चेक करो, पहला और तीसरा वेरिएबल टी से एस निगेटिव साइन आना चाहिए, और पी से भी पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। टी से एस निगेटिव आना चाहिए था ना, निगेटिव साइन नहीं है। इसी तरीके से टीपीएस, अब टी ढूंढो, टीपीएस तो ठीक है, ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और वीएसपी, वीएसपी, तो वीएसपी के लिए हम ऐसे गए, हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट है, तो टीपीएस निगेटिव साइन आना चाहिए, और वीएसपी निगेटिव साइन आना चाहिए, तो निगेटिव निगेटिव कट गया, कैंसिल हो गया, तो बी करेक्ट हो गया, बी करेक्ट। अगला देखो एसवीटी, एसवीटी यानी कि इस डायरेक्शन में गए, है ना, और पीटीवी, पीटीवी यानी कि इस डायरेक्शन में गए, अपोजिट है एक दूसरे के लिए, तो पहला और तीसरा चेक कर लो, एस और टी, एस और टी एरो के डायरेक्शन में, पी और वी एरो के डायरेक्शन में, करेक्ट है ना। और एसपीटी, एसपीटी यानी कि इधर गए, और वीटीपी, वीटीपी यानी कि इधर गए, अपोजिट है एक दूसरे के लिए, पहला तीसरा चेक करो, एस से टी पॉजिटिव आना चाहिए,
ठीक है, और वी से पी नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन नहीं प्रेजेंट है तो इसलिए गलत हो गया। तो ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। देखा बच्चों आप लोगों ने कितना तेजी से मैंने चेक करा। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी चेक करना है। हार्डली 1 मिनट लेगा ऐसा क्वेश्चन और आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हार्डली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बच्चों। एग्जाम में ऐसे ही सवाल हमसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आइए हम अपनी कहानी को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, और अब देखते हैं गिब्स एनर्जी के रिलेशन। ठीक है, यानी कि वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी, वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर के साथ वेरी करेगी। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर के साथ वेरी करेगी। तो यानी कि आप सबसे पहले डीजी का रिलेशन लिख लो। डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसटीटी। ये लिख लो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चे ये जीरो हो गया। तो डीजी इज इक्वल टू हो जाता है वीडीपी के, है ना। अब बच्चों अगर आपको दिया है आइडियल गैस, क्या दिया है, अगर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाय पी, बस वही कर दो। तो डीजी इज इक्वल टू बराबर हो जाता है एन आर टी डीपी बाय पी के, है ना। बट ये आइडियल गैस के लिए है। और फिर इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और सिस्टम भी क्लोज्ड है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव टाइप का, है ना। उसको लेकर चलेंगे। तो डेल्टा जी यानी कि जी1 से लेकर जी2 तक लिमिट लगा दो और इसकी लिमिट लगा दो पी1 से लेकर पी2 तक। तो डी जी इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी, कॉमन आ गया, है ना। और डीपी बाय पी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एल एन पी टू बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आपने ये क्या करा, एक तरीके से बच्चों आप लोगों का ये जो प्रोसेस था ये बेसिकली एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसके लिए आपने डेल्टा जी निकाला, है ना। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि दिस इज डेल्टा जी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसी इसी में फिर अगर आइसोथर्मल है तो हम ये भी जानते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 के होगा, है ना। और P2 अपॉन P1 बराबर V1 अपॉन V2 के हो जाएगा। तो फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन V1 अपॉन V2 भी लिखा जा सकता है इसे, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इजंट इट एवरीवन, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो दो रिलेशन मिल गए डेल्टा जी के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां से पता लगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से पता लगी कि डेल्टा जी क्लियरली बराबर आ रहा है माइनस ऑफ वर्क डन के। ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन किस केस में वैलिड है, ओनली फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एनआरटी एल एन V2/V1, यही तो होता है। ठीक है, माइनस का एनआरटी एल एन V2/V1 ही तो होता है। ओ सॉरी, यहां मैंने माइनस साइन गलत लगा दिया, ये प्लस आएगा, है ना। माइनस का एनआरटी एल एन V2/V1, तो अगर V1 ऊपर और V2 नीचे चला जाए तो ये प्लस का एनआरटी एल एन V2/V1 ही तो हो जाएगा। तो यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज ही क्या है, वर्क है। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो ये कितने इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, है ना। अब एग्जाम में ये बातें याद रह जाती है, ये बातें याद रह जाती है, बट ये चीज याद नहीं रहती कि गिब्स एनर्जी का चेंज ही वर्क है। तो बच्चों इसमें क्या दिक्कत है, आप तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है बच्चों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक तो रिलेशन ये हो गया, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब लिखिए वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी
विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि पहले था वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले प्रेशर के साथ ले रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि गिब्स एनर्जी मेनली प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट दूसरे को वेरिएबल बना रहे हैं, और फिर दूसरे केस में एक को वेरिएबल दूसरे को कांस्टेंट, उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। अब बच्चों यहां पर जो ये वेरिएशन आता है, दिस इज अ वेरी वेल नोन वेरिएशन, और ये हमारा वेरिएशन होता है डेल जी बाय टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बराबर आता है माइनस का एच अपॉन टी स्क्वायर के। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रिलेशन तो जाना पहचाना लग रहा है। बच्चों बिल्कुल जाना पहचाना है, बिकॉज दिस रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ वेरी वेल नोन इक्वेशन विच इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो अब अगर आपकी ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। इसी में ये तो यहां तो बच्चों जी लिखा हुआ है, लेकिन जब गिब्स एनर्जी चेंज दिया होता है तो इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। ये लगाना है। ठीक है। जनरली इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं फॉर रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारी रिएक्शंस होती है ना, उनके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर जो रिएक्शंस होती है उसके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब गेट 2022 में इसके ऊपर गेट 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। गेट 2020 में, यानी कि जस्ट इसी साल 2020 में ही। ठीक है, आज आखिरी दिन है 2020 का। 2020 के इसी साल के गेट के पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बच्चों को मालूम ही नहीं था इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। पहले भी गेट में इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करके, इस इक्वेशन को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप लोग थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद वी विल डिस्कस टुगेदर दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। गेट 2020 के पेपर में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। यस, ये रहा बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। करिए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही लगानी है, जस्ट ऊपर जो लिखी है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जी बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर, वही यूज करनी है। बहुत बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन को।
देखो बच्चों, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपको डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है आयरन के लिए, ठीक है, वो इतनी और इतनी है 298 केल्विन पे रिस्पेक्टिवली। अब डेल्टा एच जो आपको दिया है वो कांस्टेंट है 250 से लेकर 375 के इंटरवल में। तो पूछा है एफई गैस एट 375 केल्विन बताओ, किसकी, डेल्टा जी की वैल्यू। अब क्या करें, है ना। तो देखो, हमारे दिमाग में आता है तुरंत कि डेल्टा जी बाय डी टी बाय डेल्टा टी बराबर है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर के, इसके बराबर है। तो बच्चों, अगर हम डेल्टा टी को इधर ले जाएं, यानी कि इस तरीके से, देखो देखो इधर ले जाएं और इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, है ना। इसे इंटीग्रेट कर दे डेल्टा जी वन अपॉन टी वन से लेकर डेल्टा जी टू अपॉन टी टू तक, और इसे भी इंटीग्रेट कर दे टी वन से टी टू तक। क्यों भाई, कर सकते हैं ना। अब उसने खुद बोला है 250 से लेके 375 तक डेल्टा एच कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, डेल्टा एच को क्या करो, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, दिस इज लाइक dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल्टा जी टू अपॉन टी टू माइनस डेल्टा जी वन अपॉन टी वन। अरे भाई, डेल्टा जी बाय टी को x मान लो, तो डिफरेंशिएशन मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो x2 माइनस x1 ही तो लिखते हैं। तो बस डेल्टा जी टू अपॉन टी टू माइनस डेल्टा जी वन अपॉन टी वन, ये लिख दिया। नाउ इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच कॉमन आ गया, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन टी, है ना। तो ये आपका अंदर आ गया वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। क्यों वन अपॉन टी वन माइनस टी टू क्यों करा, वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी होता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दी माइनस साइन की वजह से, है ना। तो अब देखो, अब T1 T2 हमारी चॉइस है, हम क्या चूज करें, है ना। तो हमें जो वैल्यूज दी है वो दी थी 298 पर, और निकालनी है 375 पर, है ना। तो 298 और 375 इज आर टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि T2 इज 375 और T1 इज 298, है ना। तो डेल्टा G2 हमें निकालना है, तो डेल्टा G2 अपॉन टेम्परेचर 375 माइनस डेल्टा G1 कितना दिया है, वो आपको दिया है 298 केल्विन पर 370.7, 370.7 अपॉन टेम्परेचर है 298। इसे मैं किलो जूल में ही पुट कर रहा हूं क्योंकि डेल्टा एच भी किलो जूल में दिया है, तो फाइनल आंसर भी किलो जूल में आ जाएगा बच्चों। माइनस, अब डेल्टा एच आपको कितना दिया हुआ है, 416.3, 416.3 ब्रैकेट में टी वन पुट करो 298, टी टू पुट करो 375, ये वैल्यू पुट हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे रिलेशन में क्या बच गया, व्हाट इज लेफ्ट, देयर इज ओनली वन वेरिएबल जो कि बचा हुआ है, दैट इज डेल्टा जी टू। सिर्फ डेल्टा जी टू ही एक वेरिएबल है जो आपका बच गया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन, अब कैलकुलेशन बच्चों देखो आपके हाथ में, मैं ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। दिस इज योर टास्क, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। तो अब फटाफट इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो और डेल्टा जी टू निकाल दो ये, और वही डेल्टा जी टू आपकी क्या है, वही डेल्टा जी टू एट 375 केल्विन है जो उसने क्वेश्चन में पूछी है, यानी कि डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। चाहो तो इसे जी नॉट लिख लो हर जगह, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन चेक करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर करेक्टली, है ना। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को कंफ्यूज थे लेकर कि डेल्टा जी टू अलग अलग टेम्परेचर पर कैसे निकाले भाई, कैसे कैलकुलेट करें। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, करेक्ट है बच्चों, समझ आ गया, है ना। तो चलिए, आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स, हमारे इस सेशन में इतना ही, ठीक है। और अब हमारी थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट मतलब क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश्ड है, इतना ही हम पढ़कर जाएंगे, इससे ज्यादा हमें पढ़कर नहीं जाना थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में इतनी प्रिपरेशन ही इनफ है, मैक्सिमम चांसेस इन्हीं टॉपिक्स में से आने के हैं। बाकी जिसने डिटेल में पूरी थर्मोडायनेमिक्स मुझसे पढ़ रखी है, जैसा कि यूट्यूब और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, जिन लोगों ने वो पढ़ रखी है उन्हें तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं जितना मैंने पढ़ाया उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा,
है ना? बाकी ये जो मैंने टॉपिक आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाए, इसमें से भी बच्चों 90% क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने, हो सकता है 100% भी फंस जाए, इससे बाहर कुछ आए ना, वो हमारी किस्मत है, ठीक है? बट क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम बच्चों इसी में से आपको सब कुछ मिलेगा। तो वेल प्रिपेयर्ड वे में जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, सारे फॉर्मूलों को लर्न कीजिए, हर एक चीज को रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों? साथ साथ मैं आप लोगों को फिर ये कहना चाहता हूं बच्चों, अगर आप सीएसआर यूजीसी नेट 2021 और गेट केमिस्ट्री 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, जिससे आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर। और बच्चों, टुडे इज द 31st ऑफ दिसंबर, अगर आप आज के आजन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान सीएसआईआर नेट का परचेज करते हैं, तो आपको 1 ईयर की फीस बाय अप्लाइंग माई कोड पड़ेगी सिर्फ 10,395 और 2 ईयर की 15,120। और आज के बाद बच्चों प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, सो देन यू हैव टू फेस द प्राइस हाइक। तो आज ही परचेज कर लीजिए एंड बढ़िया से पढ़िए, लेट्स क्रैक इट।